हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं इस लेक्चर में आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर इसके फोर्थ चैप्टर को शुरू करवाऊंगा। फोर्थ चैप्टर से सेकेंड यूनिट स्टार्ट होती है। फर्स्ट यूनिट के हम फर्स्ट 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। चलिए हम थर्ड यूनिट शुरू करते हैं। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर। बच्चों, सेकंड या हायर ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको इस चैप्टर में मिलेंगी, यानी कि डेरिवेटिव मैक्सिमम या कम से कम कह सकते हो 2 ऑर्डर का होगा, क्योंकि सेकंड या उससे हायर मींस 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेंगी और लीनियर होंगी। लीनियर का मतलब डिग्री 1 होगी। चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इस टाइप को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, करली क्यूब जेड बाई करली एक्स क्यूब माइनस करली क्यूब जेड बाई करली एक्स स्क्वायर करली वाई, इसके साथ कॉन्स्टेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, प्लस 4 करली क्यूब जेड बाई करली एक्स करली वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन 3x प्लस 2y। इस एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम टाइप को समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारी इस चैप्टर में हमें फेस करने के लिए मिलेंगी। देखिए ऑर्डर कितना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, 3 ऑर्डर है। ये पावर 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। किसी में 2 पावर भी हो सकती थी, 1 पावर भी हो सकती थी। जैसे इसी प्रॉब्लम में मैं कुछ टर्म और भी लिख देता हूँ अपनी मर्जी से, प्लस x इंटू करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई इंटू करली जेड बाई करली वाई प्लस और भी कुछ हो सकता है। सपोज प्लस ये है x y और इक्वल टू क्या है 2 साइन 3x प्लस 2y। तो देखिए ध्यान से जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ 1 है, 4 है, 4 है, ये -4 सॉरी, x है, xy है कांस्टेंट की जगह, यानी कि ये टर्म ऐसी है जो फ्री ऑफ डेरिवेटिव है। ओके, तो मतलब ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ये x और y के कोई फंक्शन भी हो सकते हैं और राइट साइड में भी x और y का कोई फंक्शन हो सकता है। यहाँ कांस्टेंट भी हो सकता है या 0 भी हो सकती है। तो इस टाइप की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम कहेंगे लीनियर। लीनियर क्यों? क्योंकि पावर कितनी है, डिग्री कितनी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, 1 है। ओके, जैसे मान लो इसकी पावर 2 होता तो फिर हम इसकी डिग्री 2 कहते, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, और ये थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि करली क्यूब है यहाँ पर, मीन्स दिस इज ऑफ ऑर्डर 3। ओके, अब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इस चैप्टर में। तो बच्चों, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर देखिए ध्यान से 3 ऑर्डर की भी हैं टर्म्स, और इसमें 2 ऑर्डर की टर्म्स भी है, 1 ऑर्डर की भी है और बिना डेरिवेटिव की टर्म भी है। ओके, तो आइए हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने से पहले ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे जिसके अंदर एक ही ऑर्डर की टर्म होंगी। जैसे 3 3 3, मैं अगर इन टर्म्स को यहाँ से हटा दूं, ये टर्म्स मैंने यहाँ से डिलीट कर दी, तो मेरे पास अब जो टर्म्स बची हैं उनमें ये ऑर्डर 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, यानी कि सेम ऑर्डर के डिफरेंशिएशन है पूरी इक्वेशन में और कोफिशिएंट उसके कांस्टेंट भी हो सकते हैं, अदर देन कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ओके, और राइट साइड में कोई भी फंक्शन हो सकता है, मीन्स मैंने सिर्फ ये चीज़ यहाँ से हटा दी। ओके,
अब मैं इसको यहाँ से हटा करके अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना आपको सिखाऊंगा। बच्चों, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। होमोजीनियस शब्द का मतलब क्या है? यहाँ पर राइट साइड में जीरो नहीं है। होमोजीनियस का मतलब कई बार बच्चे राइट साइड में जीरो होना समझ लेते हैं, लेकिन नहीं। होमोजीनियस का मतलब है कि सारी टर्म्स जितनी भी है डिफरेंशिएशन वाली, उनका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चाहे वो 2 होता, चाहे अब 3 है, चाहे 4 होता, इस तरह से कुछ भी हो सकता था। चलिए, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करना सीखेंगे। कुछ रिजल्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ। उनके प्रूफ की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन रिजल्ट्स का आपको मालूम होना चाहिए। बच्चों, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले राइट साइड में जीरो लेकर चलेंगे। जैसे इसमें क्या किया मैंने? करली क्यूब जेड बाई करली एक्स क्यूब -4 करली क्यूब जेड बाई करली एक्स स्क्वायर करली वाई +4 करली क्यूब जेड बाई करली एक्स करली वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। परमानेंट नहीं लिया मैंने राइट साइड में जीरो, टेम्परेरी यानी कि थोड़ी देर के लिए राइट साइड में जीरो लिया है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे जिसमें 3 आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे, क्योंकि यहाँ 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। तो वो सॉल्यूशन जो भी आएगा इसका, उसकी टेक्निक्स मैं बताऊंगा, उसके स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो भी वो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहा जाएगा। समझ आ गया? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? जिसके राइट साइड में जीरो है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो भी आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहा जाएगा। ओके, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? एक ब्रीफ बता देता हूं। फिर हम राइट साइड में ये चीज लेकर चलेंगे जो गिवन थी, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन और हम फाइंड आउट कर लेंगे। किसका? गिवन वाली इक्वेशन का। यहाँ तो मैंने टेम्परेरी जीरो लिया था राइट साइड में, इसका तो हम निकाल लेंगे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि इसका सॉल्यूशन, और फिर राइट साइड में हम ये टर्म उठाएंगे और फिर पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे काम करेंगे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकाल देंगे? पार्टिकुलर इंटीग्रल। ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसका निकाला? 2 का, और पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1। तो फिर हम CF और PI को ऐड कर देंगे, तो ऐड होने के बाद जो आएगा ये आ जाएगा सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट? जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आ जाएगा। ओके, चलिए, ये एक रिजल्ट है बच्चों कि CF और PI को ऐड करने से जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा गिवन वाली इक्वेशन का। ये एक रिजल्ट है जो मैं आपको बुक में शो करता हूं, आप इसको रीड कर सकते हैं। ये है थ्योरम नंबर 1। कहता है इफ U इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को U से रिप्रेजेंट कर लिया, और Z' इज पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन वाली है, तो U में Z' अगर ऐड कर दोगे तो जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा गिवन वाली इक्वेशन का। तो ये रिजल्ट हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, मींस ये चीज हम यूज करेंगे। चलिए, अब हम सीखेंगे कैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्या वो स्टेप्स होंगे वो डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज करो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट कर लिया। सपोज U1, दिस इज, लेट U1 इज सॉल्यूशन ऑफ 2, और इस अन्य किसी स्टूडेंट ने भी इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया सेम इक्वेशन का। सपोज उसने U2 निकाल लिया, U2 इज सॉल्यूशन ऑफ 2। इस तरह से मान लो आपने इसके 3 डिग्री की है और 3 इसके सॉल्यूशन निकाल लिए। U3 इज सॉल्यूशन ऑफ 2। तीनों ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है,
मतलब एक दूसरे से डिराइव नहीं हो पाएंगे, मतलब U1 से U2 नहीं बनेगा, U2 से U3 नहीं बनेगा, या U3 से U1 नहीं बनेगा, मतलब इंडिपेंडेंट है ये। तो बच्चों C1 इंटू U1 प्लस C2 इंटू U2 प्लस C3 इंटू U3, मतलब इनके साथ कोई कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिए, तो जो आएगा वो भी क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। दिस इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ 2, मतलब इन तीनों से मिला करके हमने नया सॉल्यूशन बना दिया, तो वो भी इस इक्वेशन का क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, नेक्स्ट। अब चलिए बच्चों हम इन डिफरेंशियल इक्वेशंस का CF निकालना सीखेंगे। मीन्स राइट साइड में 0 लिया और होमोजीनियस टाइप भी है, तो उसका CF हम कैसे लिखेंगे, मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का CF कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। तो बच्चों इसके लिए आपको कुछ बेसिक नोटेशंस याद रखनी है। एक तो बार बार मुझे करली बाई करली एक्स ना लिखना पड़े, उसको मैं D से रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल D से, और करली स्क्वायर बटे करली एक्स स्क्वायर कहीं आएगा तो उसको D स्क्वायर से रिप्रेजेंट करूंगा। इस तरह से हायर डेरिवेटिव्स मतलब D3, D3, D4 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर करली बाई करली वाई है मेरे पास, उसको मैं D डैश से रिप्रेजेंट करूंगा, और करली बाई करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर है तो उसको D डैश स्क्वायर से रिप्रेजेंट करूंगा। इस तरह से ये भी रिप्रेजेंटेशन हम लेते जाएंगे। और कहीं अगर करली स्क्वायर बटे करली एक्स करली वाई है तो उसको हम D इंटू डी डैश से रिप्रेजेंट कर लेंगे। मान लो कहीं करली क्यूब बाई करली एक्स करली वाई स्क्वायर है, मतलब 2 बार y के साथ 1 बार x के साथ, तो इसको हम D इंटू डी डैश स्क्वायर लिख लिया करेंगे। तो इस तरह से आप शायद समझ गए होंगे कि ये नोटेशंस हम किस तरह से लिखेंगे। तो बच्चों इस इक्वेशन को क्या लिखूंगा मैं, D का क्यूब माइनस 4D स्क्वायर इंटू डी डैश, D क्यूब माइनस 4D स्क्वायर इंटू डी डैश, और प्लस 4 इंटू D इंटू डी डैश स्क्वायर, प्लस 4D इंटू डी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो होमोजीनियस थी, वो बात आप यहां से भी अच्छे ढंग से समझ सकते हो कि ये भी 3, 2 और 1 3, 2 और इसकी भी पावर 1, तो वो भी क्या होगा 3। तो बच्चों ये 1 है, डैश जैसा न नजर आया आपको, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, कहीं आप इसको डैश ना समझ लें। ओके, तो ये मेरी छोटी नोटेशन आ गई। हर किसी प्रॉब्लम में ऐसे हम छोटी नोटेशन में प्रॉब्लम को ले आया करेंगे। अब अगला काम सुनिए ध्यान से, पुट करना है तुमने D की जगह M और D डैश की जगह 1। ये मैं डायरेक्ट स्टेप आपको याद करवा रहा हूं, बाकी यहाँ आर्टिकल है 4.2.3, उसमें ये चीज डीप भी बताई गई है। नेक्स्ट, तो बच्चों रखो इसमें M का क्यूब माइनस 4M स्क्वायर प्लस 4M इक्वल टू 0। यहां से सोल्व कर लो इसको, M की वैल्यू निकाल लो। M की वैल्यू क्या आएंगी, पहले इसमें से मैं M को बाहर निकाल लेता हूं। M स्क्वायर माइनस 4M प्लस 4 इक्वल टू 0। तो M की वैल्यू एक तो 0 आ गई, या फिर यहां से आएंगी M स्क्वायर माइनस 4M प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों M की वैल्यू 0 आ गई, और एक वैल्यू 2 आएगी, अदर वैल्यू M की वैल्यू 2, और एक और M की वैल्यू क्या आई 2। इस तरह से M की वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली, 0, 2 एंड 2। तो बच्चों हर किसी प्रॉब्लम में आपको इतना काम तो करना ही है, मतलब पहले उसको छोटी नोटेशन में ले आओ, राइट साइड में 0 लिख लो, D की जगह M रखो, D डैश की जगह 1 रखो, उसको सोल्व कर लो, M की वैल्यूज आ जाएंगी। तो बच्चों M की जो वैल्यूज आएंगी हम उनको आगे CF निकालने के लिए यूज करेंगे। जो ये M की वैल्यूज निकाली हैं, यहाँ तक कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स के स्टेप और मैं आपको शो करता हूँ। अभी जो मैंने आपको शो किया है ये था बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 10 पे। तो इसको मैंने 0 के इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखने के बाद फिर D डैश को M और 1 रखा, तो ये इक्वेशन बनी, इसको सोल्व किया, 0 to 2 रूट आई। आगे हम बाद में देखेंगे, पहले इतने स्टेप्स को पक्का कर लेते हैं। अगले जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो
इसमें भी राइट साइड में एक बार 0 लेंगे, तो राइट साइड में 0 लिया, डी डैश को पुट कर लिया m और 1, तो यहाँ से m की वैल्यूज आ गई 0 एंड 2। तो इस तरह से बच्चों हर किसी प्रॉब्लम में आगे हम m की वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया करेंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जब इस स्टेप तक हम पहुँच गए हैं, m की वैल्यूज आ गई हैं, यहाँ से दो केस बनते हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस 1 हम उसको लेंगे जिसमें m हैज डिस्टिंक्ट वैल्यूज, मतलब m की वैल्यूज अलग अलग आई हों। फिलहाल m की वैल्यूज अलग अलग नहीं है सारी, देखो रिपीटेड है 2 और 2, तो ये केस नंबर 2 में जाएगा। तो केस नंबर 2 किसको कहेंगे? m हैज रिपीटेड रूट्स। ओके, पहले मैं केस नंबर 1 की प्रॉब्लम्स के साथ डील करना सिखाऊंगा, यानी कि जिनमें m की वैल्यू अलग अलग आती हो। ओके, तो ये केस मैं उठाऊंगा, उसके बाद फिर मैं केस नंबर 2 की प्रॉब्लम्स लूंगा। बच्चों आज मैं आपको सिर्फ CF कैलकुलेट करना सिखाऊंगा दोनों प्रकार के केसेस के लिए। चलिए फर्स्ट केस की एक प्रॉब्लम लेता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में ऐसा होता है, करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स करली वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस 2y। ओके, सबसे पहला काम क्या बताया था? D मीन्स करली बाई करली एक्स, D डैश मीन्स करली बाई करली वाई। ये नोटेशन यहाँ यूज करो। Z जो है दोनों के अंदर, उसको बाहर ले आओ। तो इसी इक्वेशन को मैं रीराइट कर रहा हूँ, करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू करली स्क्वायर बाई करली एक्स करली वाई, Z को बाहर लिखा, इक्वल टू साइन x इंटू कॉस 2y। ओके, नेक्स्ट अब इसको मैंने लिखा डी स्क्वायर माइनस 2d इंटू डी डैश इंटू जेड इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस 2y। ओके, तो अपने को CF लिखना है, तो CF लिखने के लिए मैंने क्या बताया था, इसके अंदर मतलब इसके एक तो राइट साइड को 0 ले लो, तो वो इक्वेशन आप अलग से दिखाओ या ना दिखाओ उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट ये स्टेप ले लो कि इसके अंदर पुट करो d की जगह m और d डैश की जगह 1। तो क्या आएगा मेरे पास? m स्क्वायर माइनस 2m इंटू 1 इक्वल टू 0। ये आ गई बच्चों एक्सिलरी इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? एक्सिलरी इक्वेशन। ओके, यानी कि दिस इज एक्सिलरी इक्वेशन। अब इसको सोल्व करेंगे, m की वैल्यू आएंगी यहाँ से m माइनस 2, m इंटू एम माइनस 2 इक्वल टू 0 मीन्स m की वैल्यू 0 और 2, दो वैल्यू आ गई और दोनों अलग अलग आई हैं। तो पहला केस कौन सा बताया था जिसमें m की वैल्यूज अलग अलग ही आएंगी। तो बच्चों इसके लिए CF कैसे लिखोगे आप, वो स्टेप एक मिनट में आपको बताना चाहता हूं। पहले मैं जनरल में बताता हूं, फिर मैं इसके लिए लिखूंगा। तो बच्चों जनरल में अगर m की वैल्यूज मान लो आपके पास ये आती हैं m1, m2, m3 अप टू mn और सारी अलग अलग हैं, तो CF क्या लिखोगे? Z इक्वल टू φ1 इन फंक्शन ऑफ ए फंक्शन φ1 ऑफ y प्लस m1x प्लस एक और आर्बिट्रेरी फंक्शन φ2 ऑफ y प्लस m2x। इस तरह से n फंक्शंस लिखते चले जाइए y प्लस mn x। ये होगा आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन। φ1, φ2, φn ये क्या चीज हैं? दीज आर द आर्बिट्रेरी फंक्शंस, अननोन फंक्शंस हैं, ये कुछ भी फंक्शंस हो सकते हैं। चलिए, तो इस केस में मैं CF लिखना चाहता हूं, φ1 फंक्शन ऑफ y प्लस 0x प्लस ए फंक्शन φ2 ऑफ y प्लस 2x, यानी कि φ1 y प्लस φ2 y प्लस 2x। ये आ गया अपना CF।
अब एक और प्रॉब्लम का मैं CF आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। वो प्रॉब्लम वो होगी जो केस नंबर 2 की होगी। तो केस नंबर 2 क्या है, ये था हमारा केस नंबर 1, और केस नंबर 2 क्या है मैं वो भी एक बार आपको बता देता हूं, फिर हम उसकी प्रॉब्लम पर चलेंगे। केस नंबर 2, कौन सा केस लिया था मैंने? केस नंबर 2 ऐसा केस है जिसके अंदर m की वैल्यूज रिपीट होंगी। जैसे m की वैल्यूज सपोज m1 रिपीट हो गया, ऐसे m2 भी रिपीट हो गया है, ऐसे m की कुछ वैल्यू जो हैं वो रिपीट हो रही होंगी। इस तरह से आप ले लो, जैसे m की वैल्यू एक तो आ गई है, मान लो m, दूसरी भी आ गई m, तीसरी भी आ गई m, इस तरह से रिपीट हो गई m। ये कितने टाइम्स रिपीट हो गई है? r टाइम्स। ये मान लो रिपीट हो गई, जैसे 4 बार 5 बार ऐसे r टाइम ये रिपीट हो गई, और बाकी मान लो डिफरेंट हैं। सपोज अगली वैल्यू mr+1, mr+2 अप टू mn, ये सारी अलग अलग हैं। ओके, तो अब हम CF कैसे लिखेंगे? दिस इक्वल टू CF मीन Z इक्वल टू, जो अलग अलग हैं उनके लिए तो वही टेक्निक जो यहां यूज की थी। मतलब इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? फाई r+1 ऑफ y प्लस mr+1x, ये ठीक ऐसे लिखा है ना। और प्लस ऐसे ही इसके लिए फाई r+2 y mr+2x एंड सो ऑन, कहाँ तक? लास्ट तक, फाई n y प्लस mnx प्लस। अब मैं इसके लिए करूंगा जो ये रिपीट हुए हैं हमारे m, इनके लिए फिर मैं यहाँ क्या लिखूंगा? पहले m के लिए क्या लिखेंगे? सेम वैसे ही जैसे इनके लिए लिखा, फाई, मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ, फाई या फाई 1 ले लो, फाई 1 फंक्शन ऑफ y प्लस mx, फिर अगला फाई 2 फंक्शन ऑफ y प्लस mx और इसके साथ x मल्टीप्लाई करना है। फिर अगला फाई 3 फंक्शन ऑफ y प्लस mx, इसके साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से ये r टर्म्स आपको लिखनी है। तो लास्ट वाली टर्म में x की पावर क्या आएगी? फिर r-1, क्योंकि पहली में x की पावर 0 है, फिर x की 1 है, तो इस तरह से x की r-1 फंक्शन फाई r ऑफ y प्लस mx। तो ये प्लस ये आपका CF होगा। तो इससे रिलेटेड भी मैं आपको एक प्रॉब्लम शो करता हूं जो हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, इसी के अंदर डिक्टेट करवाऊंगा। करली क्यूब ZY करली x³ माइनस 4 करली क्यूब ZY करली x² करली y प्लस 4 करली क्यूब ZY करली x करली y² इक्वल टू जो भी है ये। अब हमने क्या किया? d डैश नोटेशन ली, तो ये d³ माइनस 4 d² d डैश प्लस 4 d डैश स्क्वायर और इनटू बाहर z निकाल लिया इक्वल टू ये है। अब इसमें m और 1 पुट किया, d की जगह m, d डैश की जगह 1 और इक्वल टू 0 लिख लिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, एक्सिलरी इक्वेशन। इसको हमने सोल्व कर लिया, m की वैल्यूज निकाल ली। तो बच्चों m की वैल्यूज आ गई 0, 2 एंड 2। ओके, तो 0 अलग है और ये रिपीटेड है। तो इसके लिए फिर क्या किया? पहले तो 0 के लिए किया, फाई 1 y प्लस 0x प्लस, फिर 2 के लिए फाई 2 y प्लस 2x, फिर अगला रिपीटेड है 2, उसके लिए क्या किया? ये फाई 2 y प्लस 2x की जगह क्या गया? फाई 3 y प्लस 2x और इनटू क्या करना है? x। समझ आया होगा? अगर ये 2 एक बार और होता यहाँ पर तो मैं क्या लिख देता? एक्स स्क्वायर आ जाता यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इंटू, मतलब ये एक्स स्क्वायर आ जाता आगे 5 फंक्शन ऑफ y प्लस 2x। इस तरह से जितने बार भी रिपीटेड होगा वो हम आगे टर्म्स लिखते चले जाएंगे। तो बच्चों ये था CF निकालने का तरीका। तो इस एक्सरसाइज में ये जितने भी आगे प्रॉब्लम्स दी गई हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 में, एग्जाम्पल नंबर 4 में, इनमें सभी में
आप CF निकाल सकते हैं। और आज आपको CF निकालने की ही प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सबका CF अब तुम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। यही दो केस बनते हैं, केस 1 या केस 2। अगले लेक्चर में हम पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना आपको सिखाएंगे। ओके, धन्यवाद।